हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रत्याहार पे। तो जैसा कि आपको पता है कि हम मध्य प्रदेश का इकोनॉमिक सर्वे को डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो ये उसकी अगली कड़ी है। ये अध्याय 5 है जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें मेन मेन क्या है, मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें पहले ही टिक मार के रख लिया था, ताकि जो है ज़रूरत पड़ने पे केवल हम उन्हीं चीज़ों को देखें जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये उद्योग और एमएसएमई अधोसंरचना के ऊपर है। तो ये जो है इसमें हम उद्योग, एमएसएमई और अधोसंरचना के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, ये आपको प्री के साथ साथ मेंस में भी काम करेगा ये वाला लेक्चर। ठीक है, मेनली अगर आप मेंस को कवर कर पा रहे हो तो मैं प्री तो अपने आप कवर हो ही जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, ये अध्याय क्रमिक रूप से बड़े उद्योग, एमएसएमई और पारंपरिक उद्योग की स्थिति और पहल से संबंधित है। इसके बाद यह राज्य में ऊर्जा और जल संसाधन के बुनियादी ढांचे के पहलू पर चर्चा करता है। चलिए, ठीक है, तो मध्य प्रदेश क्या सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए अपनी क्षमता का उपयोग करते हुए 2020-21 में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश रोड मैप 2023 जो है शुरू किया गया था। इसी के साथ साथ इसका स्थानीय औद्योगिक को बढ़ावा देना, रोजगार के अवसर पैदा करना और वोकल फॉर लोकल रणनीति के माध्यम से नवाचार को प्रोत्साहित करना मध्य प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है। वोकल फॉर लोकल जो है वो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को इंगित करता है। इसके अलावा क्या है, नवाचार संचालित उद्यमशीलता संस्कृति को बढ़ावा देने और नवाचार की भावना को विकसित करने के लिए मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति 2022 लॉन्च की गई है। ये जो ईयर है 2022, इसे याद रखिएगा क्योंकि ये प्री में पूछते हैं कि मध्य प्रदेश की नवीन नवीन स्टार्टअप नीति जो है वो कौन से ईयर की है। इसी के साथ साथ क्या है, एमएसएमई इकाइयों के विकास के लिए मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना 2022 आई है। तो किसके लिए है ये उद्यम क्रांति योजना? एमएसएमई के विकास के लिए है। ठीक है, स्वरोजगार तो है ही, मगर मेन किसका है ये? एमएसएमई के विकास के लिए है। तो एमएसएमई को आप इसलिए ध्यान रखना कि किसके लिए है, ये एमएसएमई के लिए है। फिर नवीकरणीय ऊर्जा नीति 2022 है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। ये वाला तो क्वेश्चन आ भी चुका है प्री में, कोई से एक पेपर में मध्य प्रदेश इसके बारे में पूछ चुका है। ठीक है, प्रस्तुत की है। फिर मध्य प्रदेश में एथेनॉल सम्मिश्रण संयंत्र की स्थापना को भी प्रोत्साहन किया जा रहा है और इसके लिए हम 2021 में योजना लेकर आए हैं। इथेनॉल और जैव ईंधन उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए योजना 2021। तो ये वाली भी आप ईयर याद रखिएगा। ठीक है, फिर एमएसएमई, फिर साथ ही साथ क्या है, निवेश को आकर्षित करने के लिए, एमएसएमई को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा के लिए क्या किया है, एमएसएमई विकास नीति 2021 और उद्योग संवर्धन नीति 2021 को हम लेकर आए हैं। तो नवीन औद्योगिक नीति अगर ईयर आ जाए ना कभी प्री में, तो आप है ना 2021 को ध्यान रखिएगा। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपको है। तो हम लोग कहाँ पे थे? हाँ, तो एमएसएमई जो है, एमएसएमई विकास नीति 2021 और औद्योगिक संवर्धन नीति 2021, एमएसएमई, ये आप जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि क्या है, ये कभी भी आपको पेपर में देखने को मिल सकता है। और जो है इसके बारे में तो कई बार मतलब नवीन नीति, औद्योगिक विकास नीति मध्य प्रदेश कब लेकर आया, ये वाला क्वेश्चन आ भी चुका है। और इत्तेफाक से क्या हुआ था कि उसमें ईयर मैच नहीं हो रहा था या कुछ हो गया होगा, तो वो क्वेश्चन क्या है, आयोग ने डिलीट मार दिया था। हाँ, बाकी फिर ये राज्य में सभी जिलों में एक जिला एक उत्पाद भी योजना शुरू की गई है। इसके बारे में भी हम जो है अभी आगे इन फ्यूचर में डिस्कस करेंगे क्योंकि क्वेश्चन आपने देखा ही था कि एक एक बार उन्होंने आलू का पूछा था कि आलू एक उत्पाद एक जिला के तहत आलू आलू कौन से जिले का है। और एक बार उन्होंने पूछा था कि सिवनी के लिए क्या है, तो सिवनी के लिए सीताफल था और इंदौर के लिए आलू था। ठीक है, फिर प्रसंस्करण और बाजार विकास को प्रोत्साहन पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, बाकी सब वही है। फिर उद्योग में आते हैं, तो जैसा कि ये देखिए, ये ऊपर जो है वो एथेनॉल ब्लेंडिंग के ऊपर हमने देखा था, तो ये यहाँ पे वही है। एथेनॉल और जैव उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए योजना 2021, एथेनॉल सम्मिश्रण संयंत्रों की स्थापना के लिए सब्सिडी दिया जाएगा, रियायत दे रहे हैं, प्रोत्साहित कर रही है सरकार, ताकि जो है और ये योजना 2000 शुरू की गई थी ताकि हमारा जो उद्देश्य है 2022 तक पेट्रोल में फ्यूल ग्रेड एथेनॉल का 10% मिश्रण और 2025 तक 20% मिश्रण का हम जो लक्ष्य रखा है, राष्ट्रीय लक्ष्य, उसको प्राप्त कर सकें। इसी के साथ उद्योग संवर्धन नीति है ये 2021, ये निवेश हेतु उपयुक्त वातावरण को प्रभावशाली रूप से बनाए रखने के लिए कार्यरत करता है। ठीक है, बाकी और इसमें कुछ खास नहीं था। इसके बाद जो है, जो मेन इंपॉर्टेंट है, ये तो आपने 2023 के प्री में देखा ही होगा, ये अचीवर वाला। ठीक है, क्या था ये कि ये बिजनेस बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान वर्ष 2020 के लिए राज्यों का आकलन जून माह 2022 में जारी किया गया था, जिसमें मध्य प्रदेश को अचीवर्स के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, ये यहाँ से सीधे क्वेश्चन उठ के आ गया था।
फिर आगे क्या है कि भाई इंटीग्रेटेड न्यू वेंचर एस्टेब्लिशमेंट, है ना, एकीकृत नया उद्यम प्रतिष्ठान जिसमें औद्योगिक परियोजनाओं के प्रस्ताव के कार्यक्रम, पूर्णता और निगरानी, इकाई को सभी सुविधाओं का अनुमोदन और वितरण शामिल है, इतना कुछ खास नहीं है। ठीक है, फिर ये उद्योगों का स्नैपशॉट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसे अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप देखोगे तो कितना कितना है, विनिर्माण, बिजली, मतलब पहले तो यही है कि जो मध्य प्रदेश में जो सेकेंडरी सेक्टर है में क्या क्या है, विनिर्माण है, बिजली गैस पानी आपूर्ति और अन्य उपयोगी सेवाएं और निर्माण है। ठीक है, ये ये तीनों मिलके मध्य प्रदेश में क्या होता है, द्वितीय क्षेत्र का निर्माण कर रहे हैं। विनिर्माण यानी कि आपका मैन्युफैक्चरिंग हो गया, इलेक्ट्रिसिटी गैस, है ना, वाटर वाटर सप्लाई एंड अदर सर्विसेज, और निर्माण में क्या है, कंस्ट्रक्शन, ये सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व होती है। तो द्वितीय क्षेत्र में सभी गतिविधियों के बढ़ते योगदान को दर्शाया है। 2022 में अगर आप देखोगे तो द्वितीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा योगदान विनिर्माण का रहा है, कितना, 42.69%। इसके बाद निर्माण का कितना है, 39.94%। फिर बिजली और अन्य सेवाओं का आता है कितना, 17.37%। इसमें अगर आप ये विनिर्माण वाला देखोगे ना तो 2022 फॉरेस्ट पेपर, फॉरेस्ट पेपर कौन सा, वो भी मेंस वाला, है ना, उसमें ये पूछ चुके थे कि जो आपका मध्य प्रदेश का जो द्वितीय क्षेत्र है उसमें सबसे ज्यादा योगदान किसका है, तो विनिर्माण का है। अब उन्होंने ये पूछा है तो ये परसेंटेज भी याद रखिएगा कितना है, 42.69% है इसका। ठीक है, अब जैसे 4 और 2 को प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा, 6, है ना, कितना है ये, 42.69%। और अगर आप निर्माण क्षेत्र यानी कि कंस्ट्रक्शन वाले एरिया में अगर देखोगे तो कंस्ट्रक्शन वाले एरिया में हमारा कितना है, 39.94% का योगदान है। फिर आगे जो है ये इसमें इन्होंने विगत एक दशक में कितना कितना वो वृद्धि दर देखी गई है, औसत वृद्धि दर वो बताया है। ठीक है, तो बिजली गैस और जलापूर्ति अन्य सेवाओं में अगर आप देखोगे तो 15 का है, निर्माण में 10 का है और विनिर्माण में 10.6 का है। ये 10.7 है और ये 10.06 है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वाला पोर्शन है। तो ये वाला जो पोर्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर याद करिएगा। एक मिनट। हाँ, ये वाला पोर्शन जो है ये वाले जो आंकड़े हैं ये जरूर याद करिएगा। मैं फिर कुछ टाइम पे, है ना, इसकी समरी के जो तौर पे भी एक आपका एक अलग से लेक्चर भी निकालूंगा। फिर इसके आगे जो इम्पोर्टेंट था वो ये था कि उद्योग के लिए अधोसंरचना का समर्थन कैसा कैसा है, 231 औद्योगिक क्षेत्र एमएसएमई विभाग द्वारा 194, और डीपी डीआईपीआईपी द्वारा 37। ठीक है, टोटल कितने हो गए, 231, ये भारत सरकार का है। हाँ, फिर 6 फूड पार्क, 8 एकीकृत विकास केंद्र, 3 ड्राई पार्क, 1 स्टोन पार्क, पीथमपुर में एक ग्रीनफील्ड SEZ, 4 IT SEZ, जिसमें से इंदौर में एक सरकारी है, कौन सा है, क्रिस्टल IT पार्क। ठीक है, और ये क्रिस्टल IT पार्क है ना, ये इस पे क्वेश्चन आ चुका है, क्रिस्टल IT पार्क कहाँ है। ठीक है, अब क्योंकि वो सरकारी सेक्टर का है इसलिए वो आ चुका है। और 3 निजी रूप से संचालित है, निजी रूप में कौन कौन सी कंपनियां हैं, इन्फोसिस है, TCS है और इम्पैक्ट है। तो ये जरूर तीनों आप याद रखना। ठीक है, एक इन्फोसिस हो गया, एक TCS हो गया, और एक ये इम्पैक्ट हो गया। हाँ, फेटस कंपनी, ये तीन जो है जरूर याद रखिएगा। प्राइवेट सेक्टर में हमारे यहाँ क्या बना रहे हैं ये, आईटी आईटी के SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक। फिर इंदौर में एक परिधान पार्क, इंदौर में एक परिधान पार्क बनने का है। ठीक है, तो इस तरीके से ये तीन जो है निजी क्षेत्र वाले जो हैं इनको आप याद रखिए। फिर इंदौर में ही राज्य के हीरा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए एक रत्न ज्वेलरी पार्क भी होने जा। ठीक है, ये वैसे अभी कहाँ है, ये अभी एक हमारा जो है फेमस है, जबलपुर में है, पन्ना में नहीं है। ठीक है, जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क अगर आप देखोगे तो एक हमारा जबलपुर में भी। इसके बाद क्या है, मध्य प्रदेश में 5 विकास केंद्रों में 76 विकसित, 19 विकासशील और 13 प्रस्तावित भूमि बैंक है, जिसमें से अधिकतम जो है इंदौर क्षेत्र में है। 5 विकास केंद्र हैं। ठीक है,
मतलब अलग अलग हेक्टेयर होगा, बहुत बड़े बड़े होंगे। इसमें से टोटल ये हैं, और सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? इंदौर। या फिर ये क्या है? ये छोटे छोटे वो हैं, ये जो आपको याद रखने चाहिए। बानमोर जिला कहाँ? बानमोर में क्या है? मुरैना है, प्रतापपुर, निवाड़ी है, ये नया वाला है, इसको याद रखिए। खेरती गांव, बोरेगांव, छिंदवाड़ा, तमतारा, कटनी, ये यहीं पर ही शायद ये मार्बल वाला भी, मार्बल रॉक्स वाला जो है वो इसी में। फूड पार्क बाबई जो है वो होशंगाबाद में है। ठीक है। SEZ फेज 2 इंदौर, रानी जिला खरगोन, ये भी जो है आपका फूड पार्क के लिए फेमस है। इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स कहाँ है? इंदौर में है। तो ऐसे करके मैंने मक्सी जिला कहाँ है? शाहजहाँपुर में। सिद्दा गांव जिला इंदौर। ठीक है। नौगांव बीना जिला सागर। ऐसे करके, हाँ इतना इम्पोर्टेंट। हाँ, राज्य में 4 प्रमुख परिचालन हवाई अड्डे हैं, जैसे भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर। राज्य में लगभग प्रमुख रेलवे जंक्शन। तो कुछ खास। फिर ये MSME के लिए अलग अलग योजनाएं। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति स्वरोजगार के लिए है। ये संपार्श्विक संपार्श्विक मुक्त ऋण प्रदान करता है काय के लिए, ताकि आप जो खुद का MSME इकाई को विस्तार कर सके और स्वरोजगार को बढ़ावा। ठीक है। MSME इकाइयों को विस्तार करने के लिए है, ये स्टार्टअप वाला नहीं है। फिर मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति और कार्य योजना 2022 स्टार्टअप और इंक्यूबेटर के लिए एक पसंदीदा गंतव्य के रूप में स्थापित करने के लिए स्टार्टअप नीति 2022 शुरू। फिर ये स्कूल, इसका मेन क्या है? स्कूल कॉलेज पर ही अकादमिक हस्तक्षेप के माध्यम से स्टार्टअप की संस्कृति को संस्थागत बनाना। इसे मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति और कार्यक्रम योजना। फिर इसके अंदर में क्या क्या आता है? बाजार तक पहुंच है, फंडिंग फंडिंग सहायता दी जाती है, नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देना। स्टार्टअप मॉडल पर पंजीकृत। देखो, फरवरी माह 2023 तक राज्य के स्टार्टअप पोर्टल राज्य के स्टार्टअप पोर्टल की अगर बात करो, स्टेट वाला, तो 2597 जो है वो। ठीक है। फिर आगे क्या है? मध्य प्रदेश ने वर्ष 2019 मर्जिंग स्टार्टअप इको 2019 जो है, ये भारत सरकार के उद्योग और आंतरिक हुई DPIIT भाग है, तो वो निकाला था। तो 2019 में हम इमर्जिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम में थे, और 2021 में हम क्या? एस्पायरिंग लीडर की कैटेगरी में 2021। तो इसको याद रखिएगा, एस्पायरिंग लीडर अपने इसे तैयार किया। और फरवरी माह 2023 तक DPIIT कितने पंजीकृत हैं? 2987। ठीक है। और ये राज्य के स्टार्टअप पोर्टल है, वहाँ पे कितना पंजीकृत है? 2597। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट का तो DPIIT पोर्टल है, उसमें कितना है? 787। ठीक है। इससे भी अगर आप देखोगे तो 1243 महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप। फिर MSME विकास नीति 2021 को लेकर आए हैं हम, ताकि हमारे यहाँ MSME को विकास किया जा सके। एक जिला एक उत्पाद है, वोकल फॉर लोकल कैसे चलता है ये। और इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो ये है, मध्य प्रदेश के 52 जिलों के 38 अद्वितीय उत्पाद। ठीक है। निर्यात हब के रूप में जिले और PMFM जैसी परियोजनाओं के साथ अभिसरण किया। फिर ये वित्तीय आवंटन है भाई, किसको कितना कितना दिया था? तो उद्यम क्रांति योजना को 2000 बजट अनुमान के हिसाब से 100 करोड़ का बजट अनुमान किया गया था। और MSME विभाग टोटल अगर आप देखोगे तो टोटल MSME को कितना दिया है? 656 करोड़ का आवंटन। फिर MSME का स्नैपशॉट क्या है? MSME और रोजगार सृजन 1 जुलाई 2020 को उद्यम पंजीकरण की प्रणाली के साथ बदला गया। फिर ये इसमें अगर आप देखोगे तो 2022-23 यानी कि 31 जनवरी 2023 तक उद्यम पोर्टल में MSME पंजीकरण का वर्णन कितना है? 57, 58, 79। ये फैक्ट याद मत रखो, ये वाला जरूर याद रखना। 2597 और 2786 DPII वाला और राज्य पोर्टल। फिर है 2020-21 में 1.5 लाख इकाइयों को पंजीकृत किया गया था, 13 लाख ये है, कुछ खास नहीं है। फिर मेनली यहाँ पे योजनाओं को ध्यान देना है। तो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना। ठीक है। खादी ग्राम उद्योग उत्पाद। फिर खादी ग्राम उद्योग विक्रय विक्रय है ये। फिर है हथकरघा। तो हथकरघा में अगर आप देखोगे तो 2022-23 के माह सितंबर 2022 तक कार्वी संस्था की रिपोर्ट है, उसके अनुसार 16.30
हजार हथकरघे कार्यशील थे, जिससे से कितने रोजगार सृजित हुए? 33,000। 33.10 हजार बुनकर कारीगरों को रोजगार प्रदान किया। फिर ये इसके लिए योजना है, एकीकृत क्लस्टर विकास कार्यक्रम, कबीर बुनकर प्रोत्साहन योजना, हथकरघा एवं हस्तशिल्प क्षेत्र के लिए कौशल एवं तकनीकी विकास योजना अंतर्गत ये अलग अलग। विपणन सहायता, यानी कि मार्केटिंग के लिए क्या सहायता की जा रही है? शिल्पियों व बुनकरों को विपणन में सहायता देने के लिए 37 एम्पोरियम संचालित हैं। इस 37 एम्पोरियम में से 13 जो है वो प्रदेश के बाहर स्थित है। सही इंपॉर्टेंट। रेशम कीट पालन में अगर आप देखोगे तो रेशम कीट पालन, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि ग्राम में ही ग्रामीण को लाभदायक रोजगार का साधन उपलब्ध कराना। वर्तमान में 44 जिले हैं जिसमें रेशम उद्योग की गतिविधियां संचालित है। मध्य प्रदेश में क्या मलबरी कोआ और टसर कोआ का उत्पादन होता है। फिर ये ई ई रेशम पोर्टल भी हमारे यहाँ संचालित किया जाता है। फिर पर्यटन के क्षेत्र में है, तो इसमें तो कुछ खास नहीं है। ठीक है, मध्य प्रदेश होम स्टे स्थापना योजना, होम स्टे स्थापना योजना 2019, ये याद रखिएगा बस। फिर ग्रामीण पर्यटन, फिर उसके बाद ये ग्रामीण पर्यटन है। फिर कुछ पर्यटनों में, अगर सामान्य पर्यटन स्थलों में पर्यटकों की आबादी अगर आप देखो तो सबसे ज़्यादा सांची में वृद्धि देखी गई है 2021 से 22 की तुलना में 168। और उसके बाद उदयगिरी कितना 130। और धार्मिक पर्यटन स्थलों में अगर आप देखोगे, तो धार्मिक स्थलों में अगर आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है उज्जैन में, 1796% की वृद्धि देखी गई है। फिर दूसरा है मैयर 9। ठीक है, अब इसमें तो पता ही है, उज्जैन उज्जैन में है, मैयर सतना में है। अब तो खुद एक वो जिला बन गया है मैयर। ओमकालेश्वर जो है खंडवा में है। अमरकंटक अनूपपुर, सलकनपुर सीहोर, दतिया दतिया ही है। भोजपुर जो है विदिशा। भोजपुर मेरे ख्याल से रायसेन आएगा। महेश्वर चित्रकूट। अधोसंरचना नीतिगत पहल, नवीकरणीय ऊर्जा नीति 2022। फिर इसके घटक कौन कौन? देखो 2027 तक लक्ष्य क्या है कि दो क्षेत्रों, नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में और नवीकरणीय ऊर्जा उपकरण में। उत्पादन में 50,000 करोड़ का निवेश और नवीकरणीय ऊर्जा के उपकरण है, इसमें 10,000 करोड़ का निवेश आकर्षित करना है। 2027 तक ऊर्जा मिश्रण में 30% नवीकरणीय ऊर्जा का अंश हमारा शामिल करना है। फिर 2023-27 तक 10,000 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी आधारित पार्क का विकास करना है। 10,000 मेगावाट। 2030 तक 50,000 से अधिक नौकरियां पैदा करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो मेरे को लगा था वो ये था, क्या है कि 2030 तक सभी विरासत शहरों को 100% हरे शहरों के रूप में विकसित करना है। ठीक है। फिर वित्तीय आवंटन, ये सब इतना इम्पोर्टेंट था। इसमें अगर आप देखोगे तो मध्य प्रदेश में पूंजीगत व्यय अगर आप देखो तो सबसे ज्यादा सिंचाई में खर्च होता है, फिर पानी एवं सीवेज में, उसके बाद सड़कों में, फिर ग्रामीण विकास में, उसके बाद शिक्षा। सिंचाई पे हम ज्यादा खर्चा कर रहे हैं। ठीक है? फिर ऊर्जा के स्रोत अगर आप देखोगे तो कोयला से हमारा कितनी आपूर्ति हो रही है? 63.3%। कुल स्थापित क्षमता में अक्षय ऊर्जा का हिस्सा कितना है? 34.1%। ये दोनों परसेंटेज याद रखिएगा। फिर उसके बाद ये मध्य प्रदेश में संपूर्ण नवीकरणीय ऊर्जा आपूर्ति के मामले में 8वें स्थान पर है। ठीक है, सब कुछ अगर मिला लोगे, पवन ऊर्जा, सोलार ऊर्जा, हाँ, लघु पन बिजली योजना, सबको मिला लोगे तो मध्य प्रदेश 8वें स्थान पर है। सौर ऊर्जा की क्षमता के मामले में मध्य प्रदेश ये यहाँ पे दी हुई। पवन ऊर्जा में मध्य प्रदेश 8वां स्थान है, लघु पन बिजली में चौथा है, बायोमास पावर में दूसरा है और सौर ऊर्जा के मामले में चौथा है। स्थापित क्षमता कितनी है मेगावाट? 61,660 मेगावाट। ठीक है। और इसमें पवन ऊर्जा में अगर आप देखोगे तो 15,404 मेगावाट है ना। वर्तमान में राज्य उपलब्ध सौर क्षमता के लगभग 2.3 का उपयोग कर रहा है। हमारे पास जितनी क्षमता है उसका केवल हम 2.3 ही यूज कर पा रहे हैं, है ना। बस सही इम्पोर्टेंट। फिर अगर अगर आप देखोगे तो ऊर्जा की आपूर्ति 2021 तक ऊर्जा आपूर्ति आंकड़े बताते हैं कि मध्य प्रदेश ने 62,324 मिलियन यूनिट की मांग थी, जो देश की 5वीं सबसे अधिक मांग। तो ये 5वीं सबसे बड़ी अधिक मांग वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है। जल संसाधन, मध्य प्रदेश में नदियों की कुल लंबाई अगर आप देखोगे तो 3,956 किलोमीटर है, जिसमें से 553 किलोमीटर सीमा बनाती है अन्य राज्यों से। ठीक है।
फिर नहर प्रणाली कुल सिंचित क्षेत्र का 17.92% योगदान कर। इसमें ये मेनली देशला देवड़ा मैंने देखा था, क्योंकि क्या है नदी अलग है इसकी और जिला भी, और नाम भी उसका थोड़ा अजीब सा है। देशला देवड़ा कौन सी नदी पे है? कुंडा नदी पे, खरगोन जिला। और सातक नहर परियोजना है सातक नदी पर ही, खरगोन में। तो आप याद रखिएगा क्योंकि ये थोड़ा डिफरेंट है। के बाद जो है, ये देखो एक मान प्रोजेक्ट है, तो मान किसकी सहायक नदी है? नर्मदा की सहायक नदी है। ये मान नदी को आप याद रखिए। फिर ठीक है, ये वाला जो चैप्टर था जो है वो इतना ही था। हाँ, फिर बहुत जल्द जो है हम यूनिट के साथ नए लेक्चर में मिलेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।